Hello everyone. In our last class we have completed chapter number 7 and now we will be starting with chapter number 8. According to sequence this is your last chapter और हमारा भी ये लास्ट ही चैप्टर है क्योंकि हमने भी ज्यादातर सीक्वेंस में ही किया है सब कुछ. तो ये लास्ट चैप्टर आपका एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस सिलेबस. ये सबसे डिफिकल्ट माना जाता है बट इतना है नहीं. कई चीजों के बारे में फोबिया पहले ही ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये डिफिकल्ट है. तो ऐसा नहीं है कि ये इतना डिफिकल्ट है. यस, देयर आर सम हायर लेवल कंसेप्ट एज वेल जिसमें आपको लगेगा कि हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो हम पढ़ेंगे ही नहीं. वो हम पढ़ेंगे इसलिए नहीं क्योंकि उसका ऐसा एग्जाम में हमारा काम रहेगा नहीं. तो हम इसी तरह से इस यूनिट को पढ़ें कि जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिले एटलीस्ट वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन. हम बहुत ज्यादा हायर लेवल या डीप सेंस में वो नहीं चाहेंगे. यस, गुड आफ्टरनून बेटा. तो आज की क्लास में हमारा टारगेट है कि सबसे पहले हम समझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. हमें क्या पढ़ा रहा है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस. अब हमें ये समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, ये इसका मीनिंग क्या है. एंड दिस थिंग इज रिलेटेड टू द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड. हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, वहीं से इसका बेस बनना शुरू हो जाता है. वहीं से इसका बेस स्टार्ट हो जाता है किसका? कैलकुलस का. अब ये कैलकुलस को समझने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन से वापस से शुरू करते हैं. फंक्शन क्या होता है, उसमें हम कैसे चीजें करते हैं. तो सपोज करो देयर इज अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये एक फंक्शन है. आप इस फंक्शन को क्या बोलेंगे कि इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट एन आउटपुट. लिमिट्स में हमने क्या किया था? लिमिट्स में हमने कहा कि इस फंक्शन की लिमिट बताई जा सकती है, उससे ऊपर नीचे की वैल्यू लेके उसको कैलकुलेट किया जा सकता है. हमने वो पढ़ रखा है. अब हमें लगा कि ये फंक्शन की अगर वैल्यू निकाली जाए किस पे? 2 पे, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी. तो इनपुट क्या डाला मैंने? 2. आउटपुट मुझे क्या मिला? 4. तो ये मुझे समझ में आ गया कि इनपुट 2 है तो आउटपुट 4 है. अब इनपुट 3 करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? 9. 4 करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? 16. तो इनपुट को वेरी करने से आउटपुट वेरी करता है. तो इनपुट चेंज हुआ तो आउटपुट चेंज हुआ. बट व्हाट इफ आई चेंज द इनपुट ओनली स्लाइटली? अगर मैं इनपुट में थोड़ा सा चेंज करूं तो आउटपुट में कितना चेंज आता है? तो आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज. इसी का नाम है कैलकुलस. इसी का नाम है कैलकुलस. तो कैलकुलस का मतलब क्या है कि आउटपुट में चेंज देखना. किसके कॉन्टेक्स्ट में? इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में. कि इनपुट में थोड़ा सा बदलाव करने से आउटपुट में कितना बदलाव आता है वो मुझे ऑब्जर्व करना है. तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कैलकुलस यूज करेंगे. तो नाउ आई विल चेंज द इनपुट. व्हाट विल बी द आउटपुट? आगे का हम नहीं लिख रहे, हम इतने तक ही लिख रहे हैं. आगे की स्किप कर रहे हैं हम चीजें. कि अगर मैंने इनपुट को थोड़ा सा बदला, बेटा बिल्कुल थोड़ा सा ही बदला है ना, 0.0001, तो आउटपुट में इतना बदलाव आया. नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द चेंज इन आउटपुट. अब हम आउटपुट में चेंज को फाइंड आउट करेंगे. तो चेंज फाइंड आउट करने को हम कहेंगे कि हमने इसको चेंज को फाइंड आउट करना है. तो हम देख रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट. तो इसमें हम क्या देखेंगे? चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट. आउटपुट में चेंज कितना हुआ है और इनपुट में? तो ये चेंज कितना हुआ? ये तो हट जाएगा तो ये क्या आएगा? 4. तो अब मुझे पता चला कि इनपुट में थोड़ा सा चेंज करने से आउटपुट में बहुत चेंज आया है. मतलब ये 4 टाइम्स तक चेंज हो गया है. तो इसको हम कहते हैं हमारा कैलकुलस का कॉन्सेप्ट. कि इससे हम रिलेटिव चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं कि आउटपुट इनपुट किस तरह से वेरी कर रहा है. और ये डेफिनेशन या यही डिस्क्रिप्शन आपका यहां पे भी दे रखा है जब आप बुक में इस चीज को पढ़ोगे कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट. कि इनपुट में बदलाव करने से आउटपुट में कितना चेंज आता है. अब इसको तो हमने लॉन्ग प्रोसेस से किया, लेकिन इसका लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, इसके फॉर्मूलाज है जिनसे हम इसको कर सकते हैं. जैसे पहला वाला अभी हमने किया था ना एक्स स्क्वायर,
उसका क्या फॉर्मूला है वो बताता हूं। अगर कभी भी आपको इस तरह का फंक्शन मिले x की पावर n, ये मेरा फंक्शन है, तो इसको हम डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का नोटेशन, नोटेशन क्या होता है, या तो f डैश x या फिर हम क्या लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन, उस फंक्शन का क्या कर दो d बाई डी एक्स। तो ये दोनों नोटेशन आप यूज कर सकते हो। तो जो मैंने फंक्शन लिखा है यहां पे x की पावर n, जो मेरा फंक्शन है x की पावर n, उसका क्या रहता है एफ डैश एक्स एन एक्स की पावर n माइनस वन। ये मेरा क्या रहता है, डायरेक्टली फॉर्मूला है। अब मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा, अब मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला से भी ये काम हो जाएगा। मेरा यहाँ पे फंक्शन क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर। तो अब हम शुरू करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जो n है वो क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो 2x। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, मैंने x की पहले वैल्यू क्या पुट की थी 2, तो अब यहां पे भी 2 पुट होगी, तो 2 इंटू 2 क्या आएगा 4। यू कैन चेक द रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट क्या है सेम है। तो अब हम ऐसे ही फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ऐसे ही कुछ फॉर्मूलाज आपको दिए हुए हैं और डायरेक्टली हम डीप में नहीं जाएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना, वी विल नॉट गो इनटू दैट, हम उसमें नहीं जा रहे। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में हमारे। तो हमें जब फॉर्मूला याद करने हैं, सबसे पहला काम ही यही है कि डिफरेंशिएशन में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स या स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको दे रखे हैं, यू विल हैव टू लर्न दोज फॉर्मूलाज, और उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करेंगे, आगे की कहानी पढ़ेंगे। आगे जो भी क्वेश्चंस एग्जांपल्स आपके चलेंगे विल बी बेस्ड ऑन दीज, और पहले हम वो कर लेंगे तो बाकी के कॉन्सेप्ट हम बाद में इजीली कवर कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। कैलकुलस का या डिफरेंशिएशन का मतलब हमने लास्ट क्लास में वैसे लिख लिया था कि चेंज ऑफ आउटपुट रिलेटिव टू चेंज इन इनपुट इज नोन एज डिफरेंशिएशन बोल दो, कैलकुलस बोल दो कि कैलकुलस में। और हम दो चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन हमारा क्या है, एफ डैश एक्स और डी बाय डी एक्स, यही दो नोटेशन है, इसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं बुक पे। बुक में ये चीजें दे रखी है ऑलरेडी कि डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको पढ़ना है और इंटीग्रल कैलकुलस भी आपको देखना है यहाँ पे। अब ये इंट्रोडक्शन में ये कहानी हम नहीं देख रहे, और ये चीजें भी एक बार हम डेल्टा वेल्टा भी छोड़ रहे हैं। हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट या फॉर्मूलाज है जो हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। पहला हम डिस्कस कर चुके हैं, वही है, आप चाहो तो नोटबुक में नोट कर सकते हो, ये है ना। नोट करने से क्या होगा, आपके रिकॉर्ड में रहेगा और आप बार बार पढ़ के याद करते रहोगे। कर ली, पहला हम डिस्कस कर चुके हैं और इसका एग्जाम्पल भी हमने ले लिया है, तो फर्स्ट इज डन। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, सबसे अच्छा सेम ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लॉग टू द बेस ई ए, ये कुछ कुछ लॉग वाले जैसा है। तो a की पावर अगर x है तो a की पावर x तो मल्टीप्लाई में रहेगा और log टू द बेस e a हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा। एग्जाम्पल में आप कोई भी कांस्टेंट लिख लो, सपोज करो आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5। अब बेटा इसमें x की वैल्यू से क्या फर्क पड़ रहा है, फंक्शन की वैल्यू क्या है 5 है, तो अगर मैं इसका d बाई डी एक्स करूं एफ एक्स का तो क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी तो आपका फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स क्या आएगा, आपका 0 आएगा। ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स। याद रखना ये दोनों फॉर्मूला सेम नहीं है, अलग अलग है। e की पावर ए एक्स, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो जैसा हमने उसमें किया वैसा ही करना है। e की पावर x का क्या रहता था, e की पावर x, तो e की पावर ए एक्स का भी क्या है, e की पावर ए एक्स, लेकिन a आगे आ जाएगा। हाँ वो, हाँ बाहर निकाल देना है,
किसी एक चीज को। अब इसको आप एक और एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हो। हाँ, क्लब वाला बताया था। अब एक और पढ़ते हैं। हम कई बार किसी किसी के लिए नहीं कहते कि एक मयान में दो तलवारें कभी भी नहीं रह सकती, मतलब ऐसे दो लोग जिनकी आपस में बिल्कुल बनती नहीं है, पर वो सोचते भी सबसे ज्यादा एक दूसरे के बारे में। परेशान करना होता है ना बेटा। अगर आप किसी के एनिमी हो, किसी के फ्रेंड नहीं हो, तो आप उसके बारे में ज्यादा सोचते हो। फ्रेंड को तो फिर भी हम कभी कभी याद करें जब वो मिलेगा या फोन करेगा, लेकिन दुश्मन को हम ज्यादा याद करते हैं। क्यों? वो क्या कर रहा होगा, वो मेरे बारे में कहीं कुछ बोल तो नहीं रहा होगा, ऐसे दिमाग में चलते हैं ना थॉट्स। तो वो परछाई उसकी हमेशा हमारे साथ में रहती है, बोले वो हमारे पास नहीं रहता। तो उसको हमने क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया ए, और ई की पावर ए एक्स, मतलब वो परछाई आपके साथ हमेशा रहेगी। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। अब ये साया आपके हमेशा पीछा रख छोड़ेगा नहीं ये। नहीं नहीं बेटा, इतना सुर में गाता तो मैं किसी सिंगिंग कंपटीशन में नहीं होता। हाँ, फिर मैं यहाँ मैथ्स थोड़ी ना पढ़ा रहा होता। हाँ, क्या पता बर्बाद भी हो सकता था। पॉसिबिलिटीज हमेशा एक्सट्रीम वाली रहती है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x। तो अगर लॉग 2 रहा तो वैल्यू क्या आएगी? 1/2। लॉग 5 रहा तो क्या आएगा? 1/5। तो लॉग की जो भी x की वैल्यू रहेगी उसको क्या करना है? 1/x कर देना है। फिर आता है ये वाली चीज। इसको मैंने एक्सप्लेन करके भी आपको बताया था कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट अटैच्ड है, अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट अटैच्ड है, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इसलिए हम कांस्टेंट को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। फंक्शन का फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आपका फंक्शन है 5x⁴। दिस इज योर फंक्शन। इसके साथ कांस्टेंट है बेटा 5 और x⁴ है। अब इसका हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 5x⁴। अब देखो, अगर मैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूं दैट विल बी 0। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी वन, तो वो 0 ही हो जाएगा। तो हम उसको 0 तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? इसको निकाल लेंगे बाहर। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x⁴। अब ये आराम से हो सकता है 5 4x⁴। अब क्या हो जाएगा? 20x⁵। ये क्वेश्चन भी आएंगे ऐसे। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको डायरेक्टली ये चीज अप्लाई करनी पड़े। अब यहाँ पे दो चीज अप्लाई हुई है। पहला, कांस्टेंट को बाहर निकालने वाला, और दूसरा x⁴n वाला कॉन्सेप्ट कि x⁴n है तो उसको n इंटू x⁴n-1 से करना रहेगा। ये फॉर्मूलाज आपको एकदम माइंड में क्लियर होने चाहिए, देन ओनली वी विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन में आसानी रहेगी सॉल्व करने में। अब इसी को इसने इस तरह से बताया है। अब इसमें इसने कुछ कुछ चीजें बताई है। सबसे पहले ये बोल रहा है कि फंक्शन अगर एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स होगा। फंक्शन ये तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, इनको हम रिपीट नहीं कर रहे। टेबुलेट किया है, बस टेबल बनाई है। तो कभी भी एफ एक्स की जगह एफ एक्स मत लिख देना, डिफरेंशिएशन में एफ डैश एक्स होगा, या फिर एफ डैश एक्स नहीं है तो डी बाय डी एक्स है। ठीक है, वो आपको लिखना पड़ेगा। और हम क्या चीज देख रहे हैं बेटा? चेंज। We are here to observe the change in output relative to input. टेबल बना के करो चाहे वैसे करो। अब एक दूसरी चीजें हैं कुछ। अब देखो, इसमें जैसे हमने पहले पढ़े थे दो दो चीजें, दो दो फंक्शन वगैरह वाली चीजें, वैसे इसमें दो फंक्शन वाली चीज दे रखी है। दो फंक्शन अगर साथ में हो तो कैसे हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं? इस चीज से पहले हम क्वेश्चन करेंगे कुछ। इस चीज को करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो किससे रिलेटेड है? हमारे फॉर्मूलाज से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम इस चीज पे आएंगे। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x-2। 3x स्क्वायर प्लस 5x-2 कर सकते हैं हम। करें स्टार्ट।
देखो ये आपका फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और ये बोल रहा है डिफरेंशिएशन करके वैल्यू बताओ। सबसे पहले डी बाय डी एक्स 3x² प्लस 5x-2। बेटा ये प्रॉपर्टी सब जगह अप्लाई होती है, सबका अलग अलग से हो जाएगा। अब हम इसको लिखे या नहीं लिखे अंडरस्टूड माना जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं स्टेप लिखूंगा जरूर ताकि आपको क्लैरिटी रहे। हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है ना बेटा, कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाएगा। सबसे पहले इसी को लिख देते हैं कि ये तो जीरो है, इसका तो हमें पता चल चुका है कि ये 2 है और कांस्टेंट का तो जीरो ही रहेगा। इस पे आते हैं, इसके साथ बेटा कांस्टेंट है, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे। मैं पूरे स्टेप्स के साथ कर रहा हूं, आपको इतने स्टेप नहीं करने हैं, बाद में स्टेप नहीं करने हैं, बाद में आप स्किप कर देना स्टेप्स को। 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस इसमें भी 5 है, 5 डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये कहां बताया आपको डी बाई डी एक्स ऑफ x? सोच के देखो क्या वैल्यू आएगी। dx से dx तो कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 1। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1। तो आप इसको लिखो, फॉर्मूला में वो नहीं लिखा है ना, तो आप उसको लिख लो। फॉर्मूलाज में आप ये चीज लिखो कि अगर मैं किसी डी बाई डी एक्स एक्स अगर है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। ये स्पेशली नोट कर लो। हाँ वो जिनने पढ़ा हुआ है उनको तो आ जाएगा। आप इसको कैसे समझ लोगे, कैसे समझना है इसको कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स में अगर x का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो यहां पे अब ये क्लियरिटी आ गई आपको। एक चीज तो हमारी ऑलरेडी क्या हो चुकी है 0। इसका क्या आएगा 3 2x। ठीक है, 2x कैसे आया, 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 और 0 तो 0 था, ये क्या आएगा 6x प्लस 5। क्लियर है, समझ गए। अब इसकी वैल्यू कैसे आई वो भी देखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया 1 आएगा। शुड वी प्रूव दिस थिंग? यस वी कैन प्रूव। हमारा फॉर्मूला क्या था, x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। अभी x की पावर क्या है 1, भाई x ही है तो x की पावर क्या है 1, x की पावर 1, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 तो वैल्यू क्या आती है 1। तो ये प्रूफ भी मैंने आपको करके बता दिया है। तो जिसको जिस तरह से समझना हो वैसे समझ लो, और अगर नहीं समझना हो तो रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो ऐसा समझना भी जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ तुम कि भाई समझ में आना ही चाहिए। हाँ बस 1 मान के कर देना तुम तो कि उसका डी बाई डी एक्स क्या आएगा 1। क्या हुआ, चुप कैसे हो इतनी, ऐसे कुछ बोल ही नहीं रही। मैंने तो बोलते हुए देखा नहीं, अभी मैंने पूछा तब तुमने रिप्लाई दिया नहीं हूं चुप। ऐसे काफी दिनों बाद आए हो इसलिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, फोकस ज्यादा हो गया। नहीं आपका तो पहले से ही था इसलिए मैं बोल ही नहीं रहा। डन, समझ में आ गया। आसान होंगे ऐसे क्वेश्चन, आसान होंगे। इन क्वेश्चन में आपको सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है और कुछ नहीं करना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्या दे रखा है, a की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर a। अब इसको कैसे करें, हमने क्या फॉर्मूला ऐसा पढ़ा है, a की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर a। a की पावर x का फॉर्मूला है क्या है, हाँ तो देखो फॉर्मूलाज देखो आप। हाँ ठीक है, और फिर x की पावर a,
x की पावर a, और a की पावर a, हाँ तो x की पावर n है तो x की पावर a भी तो वैसे ही सॉल्व होगा। आप सोच के देखो ना, x की पावर n है तो वैसे ही आपका x की पावर a वाला सॉल्यूशन आएगा। तो आप एक बार ट्राई करो इसको, एक बार आप इसको ट्राई करो, फिर हम देखते हैं। हाँ योगेश, तुम्हें अलग से नहीं बोलना पड़ेगा, तुम भी ट्राई करोगे। हम क्वेश्चन ही करेंगे यहाँ पे, डांस तो करेंगे नहीं। ये जो क्वेश्चन है ना, सेकंड वाला, इसको सॉल्व करना है। जो जो हमने अभी अभी आइडेंटिटीज पढ़ी है ना, जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उनसे इसको सॉल्व करना है। एक ही चीज में कंफ्यूजन हो रहा होगा, ए की पावर ए। बेटा सुनो मेरी बात, सुनो एक बार। सुन तो लो। ए मीन्स एनी वैल्यू, उसकी कोई पावर। जैसे ए की जगह मैं वन रख लूं, वन की पावर टू रख लूं, ये क्या आएगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? जीरो। तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? जीरो। ए की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा ना भाई। ए की जगह आप टू रखोगे तो टू की पावर टू, फोर आएगा, तो वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जीरो। अब क्लियर है? अब बेटा नोटबुक और पेन को यूज करना पड़ेगा, बिना उसके तो काम होगा ही नहीं। है तो सही, पर यूज नहीं करना सर मुझे। नहीं, नोटबुक और पेन के साथ दिमाग भी यूज करना। नहीं नहीं, नोटबुक और पेन के साथ दिमाग भी चाहिए भाई। ये ऑप्शन तो तब देगा ना क्वेश्चन। हाँ, ऑप्शन से कर लेगा। बिना ऑप्शन के। बेटा ये पेपर अगर सब्जेक्टिव होता ना तो आधी दुनिया तो पागल हो चुकी होती। पर नहीं, फिर बेनिफिट भी था। बेनिफिट ये था, आपको स्टेप्स के भी नंबर मिलते, मेथड के भी नंबर मिलते। अभी यहाँ पे आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा, वो आंसर देखेगा देखेगा सिर्फ। अच्छा, ऐसा है? नहीं नहीं, कर लेते, इतना भी क्या डर रहे हो? हो गया तो और कुछ करना ही नहीं है, पुट्टी करना है बस। सुनो, ए की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर ए। सुनो, मैं एक साइड में लिखूंगा, आप देखेंगे कि किस तरह से हुआ है। सबसे पहले ए एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ए की पावर एक्स लॉग टू द बेस ई ए, है ना? हाँ तो वो समझ गए ना तुम लोग, बस। फिर उसके बाद दूसरा, x की पावर a मतलब x की पावर n जैसा। मैंने बस इतना बताया, x की पावर n की तरह ही मान के करना है x की पावर a को। a की पावर a मतलब इसकी कुछ भी वैल्यू रखो, टू की पावर टू तो ये क्या आएगा? फोर। तो ये कांस्टेंट का है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? जीरो। सबसे पहले a की पावर x लॉग ई ए, ए एक्स की पावर ए माइनस वन प्लस जीरो, ये हट जाएगा, ये आंसर है बस। हाँ बस, तो इतना ही करना है, और क्या करोगे इसमें? और क्या करोगे? वैल्यू कुछ है ही नहीं ना, वैल्यू कुछ है ही नहीं। लॉग क्या है?
बेटा ये हम बहुत टाइम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपना एक चैप्टर था, पहला चैप्टर, जिसमें हम लॉगरिथम के बारे में पढ़ चुके हैं। लॉग क्या होता है, एंटी लॉग क्या होता है, उसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने देखी थी, लॉग की वैल्यू कैसे निकलती है। तो वहां रेफर करना पड़ेगा, ये इतना डिटेल कंसेप्ट यहां नहीं हो सकता। हाँ, तो लॉग, एंटी लॉग, ये सब कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बेटा हम देखो एकदम लास्ट अपनी डेस्टिनेशन पे हैं, और वो स्टार्टिंग था, वो स्टार्टिंग वाला था। तो अभी के लिए फॉर्मूला लर्न कर लो इसमें, क्योंकि लॉग की वैल्यू नहीं निकालनी। इसमें सबसे बेनिफिट ये है आपको सबसे बड़ा कि लॉग की कोई वैल्यू नहीं निकालनी। तो बस आपको फॉर्मूला याद करना है और ऐसे कैसे लगाना है, जो भी दिया है उसको ऐसे कैसे फॉर्मूला में पुट कर देना है। बाकी लॉग की कोई वैल्यू वगैरह नहीं निकालनी यहां पे। ठीक है, डन। अब ये वाला ट्राई करो, ये वाला, ये भी हो जाएगा, इसको सभी ट्राई करेंगे। सेम तो कहां है बेटा, सेम होते तो अलग क्वेश्चन क्यों बनाता वो फिर। कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या करना है वही नहीं समझ आ रहा। जिसमें तो मैंने वापस से स्टार्ट किया, मैं लास्ट क्लास में बता चुका था, फिर भी मैंने सारा स्टार्ट किया वापस से, क्योंकि मुझे पता था ये कंसेप्ट ऐसे समझ में नहीं आएगा। अभी मैं बताता हूँ, रुको, तसल्ली रखो, 2 मिनट इनको करने दो पहले। डन, हो गया। कुछ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, एक बार करते हैं, चलो फिर करेंगे तो आप देख लेना कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही थी। 1/3 x³ ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 करने की कोशिश करते हैं। अब मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं करूंगा, सीधा इसके आगे क्या लगाते थे, f'(x), ये f(x) है मेरा, और इसका मुझे क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। तो f'(x) सीधे लिखते हैं। अब देखो 1/3 ऐसे का ऐसे रहेगा बेटा, 3x², तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत है? ये x की पावर n मानेंगे, तो n इंटू एक्स की पावर n-1, तो n क्या है, 3, और ये आ जाएगा 3 - 1 2। और ये 1/3 को टच भी नहीं किया हमने, बाहर निकाल लिया था इसको, हमने वैसे का वैसे रखा। सेम ऐसे इसमें करेंगे, तो 5 2x, तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। x का क्या होता है, 1 1, d/dx ऑफ x क्या होता है, 1, तो ये 6 का 6 रहेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब log x का तो आपको पता है, पर 2 का नहीं पता, तो 2 को एज इट इज रख लो। log x का क्या आएगा, 1/x, और इसका क्या आएगा, 0। बस अब कर दो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, x² - 10x + 6 - 2/x, दिस विल बी योर फाइनल आंसर।
हाँ तो यही आंसर है। अब क्यों करना है इसको, कहा इसको कर सकते हो, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, इनको कर सकते हो, एक्स एक्स की टर्म्स है ना भाई। आंसर जिस फॉर्म में रहेगा, आंसर जिस फॉर्म में रहता है वहां तक कर दो। अगर आंसर इसी फॉर्म में है तो इसमें, वरना इस एक्स एक्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई, ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो लाइक टर्म्स कैन बी सिंप्लीफाइड। डन। हाँ क्या चीज, सुनो मेरी बात, एक बार देखना बस खाली। हाँ, जहां पे एक्स स्क्वायर है वहां आप बोल रहे हो 2x आएगा। अब देखो मैंने बनाया कैसे है, जैसे x की पावर n हो, कुछ भी हो, तो हमें क्या करना है, n को आगे ले जाना है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहां पे अगर 2 था तो मैंने क्या किया, तो ये बन गया 2x। अगर यहां पे 3 होता तो क्या आता, 3x स्क्वायर। अगर यहां पे 1 होता तो क्या आ जाता, 1 होता तो क्या आता, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो एक्स की पावर 0, तो वैल्यू क्या आती 1। तो इसीलिए मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या लिखा है, 1 लिखा है। अब समझ गए, फॉर्मूला एक की है, उसी से सारे बने हैं। तो एक्स की पावर कुछ भी हो, फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स की पावर एन वाला। क्लियर है। लिखना है, चलो लिखो। नहीं आसान, इतना डिटेल्ड अगर नहीं पढ़ो ना बहुत ज्यादा तो इजी है। हाँ बहुत डिटेल में जाओगे ना तो फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बेटा आधी दुनिया रट्टा ही मारती है। ये बेटा आगे जाके जैसे इसका यूज बहुत ज्यादा है, कई सारे सब्जेक्ट्स में भी इसको एज अ फॉर्मूला में भी इसको यूज करते हैं। फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आता है, डिफरेंशिएशन और ये सब, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स में, ऑप्टिमाइजेशन में ये बहुत यूज होता है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स वगैरह के हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, उसमें भी ये डी बाई डी एक्स वाले फॉर्मूलाज आते हैं। सीए में उन लोगों को जैसे होता है ना आपको, नहीं नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना, तप के ही सोना बनता है कोई इंसान, तो आप लोग बनोगे कैसे गोल्ड। नहीं नहीं, जलना जलने जितना भी नहीं करवा रहे वो, आपको तपा के सोना ही तो बना रहे हैं बस। नहीं जल मत जाना बेटा, नहीं नहीं, वो ये नहीं चाहते हैं तुम जलो। ई की पावर एक्स लॉग एक्स, हाँ जले नहीं, सही बात है। हम्म, ई की पावर एक्स इंटू, अच्छा एक सेकेंड रुको, इसके लिए इसको हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, पहले हमें रूल देखने पड़ेंगे, प्रोडक्ट रूल, एडिशन रूल। एडिशन रूल में चल गया, प्रोडक्ट रूल नहीं नहीं, ऐसा वाला सही नहीं है, इसीलिए तो हमें पहले प्रोडक्ट रूल देखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चीज सॉल्व हो पाएगी, अदरवाइज। देखो ये रहा, ये पहले प्रोडक्ट रूल देखो, जो जो जहां आएगा वहीं वहीं पढ़ लेंगे। प्रोडक्ट रूल ही है, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, अब वहां पे आपको ऐसे ही मिला है, ई की पावर एक्स और लॉग एक्स, तो उसको मान लो एफ एक्स, इसको मान लो जी एक्स। तो कैसे सॉल्व करना है, एफ एक्स को बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, फिर जी एक्स को बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये रूल है। ऐसे ही सेम डिवाइड का है, डिवाइड में क्या कर देना है आपको, इस तरह से करना है, डिवाइड जब आएगा तब देखेंगे। पहले ये लिखो, मैं बताता हूं कैसे लिखना है। आप लिखो सीधे प्रोडक्ट रूल, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट
रूल। अगर हमें कोई फंक्शन मिला इस तरह से तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये एक सिंगल फंक्शन की तरह मिला पर इसमें दो फंक्शन कंबाइंड है। तो अब हम उसको कैसे लिख सकते हैं वो हमें देखना है। सबसे पहले क्या करना है, एफ एक्स को बाहर रख लेना है, डी बाई डी एक्स कर देना है दूसरे वाले का। एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, सॉरी जी एक्स। फिर उसके बाद जी एक्स को रख लो और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करो। अब वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, अब बिल्कुल सही आंसर आएगा। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन क्या दे रखा है हमें, एच एक्स इज इक्वल टू है ई की पावर एक्स लॉग एक्स। अब कंपेरेबल है, एफ एक्स ये हो गया, जी एक्स ये हो गया। फॉर्मूला में पुट करो और वैल्यू निकालो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफ एक्स की जगह ई की पावर एक्स और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, लॉग एक्स का। हाँ हाँ, बस इतना ही है। फिर अगर कुछ कॉमन वगैरह आएगा तो वो देख लो। देखो ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1/x। फिर log x एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा। इसका तो सेम ही रहता है, e की पावर x का डी बाई डी एक्स भी क्या रहेगा e की पावर x। अब इसमें एक चीज बस एक स्टेप और कर सकते हैं, वो आपको कैसे समझ में आएगा, ऑप्शन अगर मिलेगा तो e की पावर x अगर मैं कॉमन ले लूं दोनों में है ना, तो क्या बचेगा 1/x प्लस log x, बस ये आंसर हो जाएगा फाइनल। क्यों, इसके डी बाई डी एक्स थोड़ी ना लगा है, जिसका डी बाई डी एक्स होगा उसी में फॉर्मूला लगेगा, जिसका नहीं हो रहा उसको एज इट इज रखना है, तभी तो हमने ऐसे रखा है। भाई मैं क्या कह रहा हूं, अब इसको समझो, वापस से समझो, एक चीज और देख लो। इस फॉर्मूला को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिखूंगा, देखो एफ एक्स जी डैश एक्स और इसको रखेंगे जी एक्स और एफ डैश एक्स, ये भी लिख लो साथ में, ताकि आपको पता चले फॉर्मूला किस में पुट करना है, इसमें और इसमें। बाकी में फॉर्मूला नहीं, एज इट इज फंक्शन ही लिखना है, फंक्शन को एज इट इज रखना है, फॉर्मूला खाली एक एक में लगाना है। तो ये भी लिख लो आप, ताकि आपको ध्यान रहे। योगेश सीधे एक्सरसाइज में परफॉर्म करेगा जहां ऑप्शंस मिलेंगे। बेटा लाइफ में कई बार किसी किसी चीज में ऑप्शन नहीं मिलते हैं। फिर क्या करोगे बताओ? वो काम ही नहीं करेंगे, हमें ऑप्शन चाहिए हमेशा। हाँ वैसे तो आजकल ऑप्शन बना ही लेते हैं लोग हर जगह। क्या हुआ, डन? 2 सेकंड क्यों, हम तो रुक जाएंगे 2 घंटे भी। लेकिन अगली क्लास का टाइम हो जाएगा। अच्छा वो उसमें ज्यादा खुश रहता है। साढ़े एक, डेढ़ नहीं। डन। ये देखो सेम फॉर्मूला लगेगा, दो फंक्शन है यहां भी, एक है 2 की पावर x और एक है x की पावर 5। इसको क्या मानेंगे एफ एक्स, इसको क्या मानेंगे जी एक्स। अब करो, वही प्रोडक्ट रूल लगेगा। बेटा रूल अगर लिखा है ना आपने कहीं पे भी, जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट रूल लिखा है और उसको आपने लिखा, उसको बॉक्स बना लेना
या कुछ अलग कलर से ऐसे कुछ कर लेना, ताकि वो ऐसा नहीं हो क्वेश्चन की तरह उसको भी पढ़ के छोड़ दो, हाँ ये तो क्वेश्चन ही है। जहां रूल लिखा है उसको अलग से हाईलाइट कर लेना। देखो कहाँ डिफिकल्ट लगता है, फोबिया था ये सब, तुम सब बच्चे कितने आराम से सॉल्व तो कर रहे हो इसको। मतलब ये एक सच में एक चीज अगर किसी को बहुत ज्यादा डरा दिया जाए ना किसी चीज से, तो वो फिर इंसान अटेम्प्ट ही नहीं करता। और अभी आप सब ये अटेम्प्ट कर रहे हो। हम्म। हाँ, तो सभी बच्चों को, और ज्यादातर मैंने ये चीज देखी है, इस चैप्टर को ऐसे बोल देते बहुत खतरनाक है, ये तो बहुत खतरनाक है, तो कई बच्चे तो छोड़ ही देते हैं। हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये फाउंडेशन में वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, वेटेज में 5 ही क्वेश्चन आते हैं लगभग। तो 5 क्वेश्चन के लिए फिर कोई इतना दिमाग पर, मैं तो ये कहता हूं अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ के आप 2-3 क्वेश्चन भी करके आओ तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है। हम बहुत ज्यादा डीप में तो जा ही नहीं रहे। हाँ, 5 में से अगर 2 भी सही अटेम्प्ट हो जाते तो अच्छी बात है ना, 2 नंबर तो आ ही रहे हैं। और बेटा आपके लिए तो हर एक 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 नंबर इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कई बार कि किसी चैप्टर का वेटेज 2 मार्क्स का है। अब आप ये देखो कि उस 2 मार्क्स में आपको कितना ला सकते हो। आप अगर वो पूरा परफेक्टली आपको आता है तो आप 2 में से 2 पूरे ला सकते हो। वो भी तो एक चीज है। अब सारे ही चैप्टर तो ऐसे 15-20 नंबर के वेटेज के नहीं होंगे, इतना बड़ा सिलेबस है। और पूरी मैथ्स में से 40 ही नंबर के आने हैं क्वेश्चन। अब 40 में 8 चैप्टर में वो डिवाइडेड है, तो आप सोच लो 5 ही नंबर हुए ना एक चैप्टर के, तो अब हम फिर इतना सब पढ़ ही क्यों रहे हैं। ऐसे तो सोच के सारे ही छोड़ दो, सारे ही छोड़ दो। एक एक चैप्टर में हमें 5-5 टॉपिक पढ़ाए हैं कई में, तो हम तो एक क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट करें हर टॉपिक में से। भाई एक ही एक्सपेक्ट करें, फिर एक के लिए इतनी मेहनत ही क्यों करनी, तो फिर पूरा सिलेबस छोड़ देते हैं ना, पूरा सिलेबस ही छोड़ देते हैं। तो हम ऐसे नहीं सोच सकते। हमें क्या करना है, हर टॉपिक को इसी तरह से पढ़ना है कि कितना भी आए पढ़ना है बस। और अगर बिल्कुल ही नहीं समझ में आया ना, मैं कहता हूं कोई चीज कब छोड़ो, जब मेरे बस की ही नहीं हो, बिल्कुल ही मैंने ट्राई किया, मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा, भले वो कितना भी सिंपल हो कितना भी टफ हो, आपको नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी, किसी भी हालत में छोड़ दो उसको। पर किसी के कहने से नहीं। किसी ने तुम्हें ये बोल दिया चैप्टर बहुत टफ है और छोड़ दिया, वो बेवकूफी है। आप खुद जजमेंट करो, सिंपल है या टफ है, दैट विल बी जज्ड बाय यू ओनली। आपको कई बार हो सकता है, कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें कोई बच्चा इतना इंटरेस्ट शो करता है जबकि वो किसी और टॉपिक में नहीं कर रहा था, और वो उसको इजी लगता है। वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है बेटा, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। नहीं नहीं, हो गया, डन। 2 की पावर x इंटू एक्स की पावर 5, 2 की पावर x डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x, 5x की पावर 4, x की पावर 5, क्या लिखूं, क्या लिखूं बेटा, शुड आई राइट 0, क्या लिखें, क्या बोलेंगे इसको, a की पावर x मान सकते हैं कि इसको कैसे करेंगे, इसको इसको कांस्टेंट मान के 0 कर दें क्या, कांस्टेंट मान के 0 कर सकते हैं क्या इसको। बेटा सोचो, एक चीज सोचो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा a की पावर x, उसमें हमने क्या कहा, यही था। अब देखो, a मतलब कोई भी वैल्यू, a मतलब एनी वैल्यू, तो क्या यहां पे है 2 की पावर x, a मतलब कोई भी वैल्यू ना, यहां सोचो, यहां यहां क्या आता है, log 2, log 4, log 3 आता है ना, तो इसका मतलब a कैन बी एनी वैल्यू, तो अब 2 की पावर x है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज a की पावर x। बस ये फॉर्मूला पुट करना हमें सीखना है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर x log e, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, log 2, बस ये लिख दो, इसकी जगह ये लिख दो, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 की पावर x log 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई हो रहा है तो ठीक है, वरना इतना भी ठीक है। नहीं हो रहा तो बस इतने में ही आपका आंसर आ गया।
नहीं तो होगा भी नहीं बेटा, ये आगे क्या सॉल्व करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐड भी कुछ नहीं हो रहा है, तो नथिंग कैन बी सिंप्लीफाइड। अभी आज जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन, और अभी हमने एक ही रूल सीखा है, वो भी प्रोडक्ट रूल। अभी हमने कोशेंट रूल या डिवीजन रूल नहीं सीखा है। कल की क्लास में हम डिवीजन रूल भी सीखेंगे, उसके भी क्वेश्चंस आगे अटेम्प्ट करेंगे, और हम थोड़ा इसमें स्लो चलेंगे और हम लिमिटेड चीजें ही पहले पढ़ेंगे। हायर लेवल के कंसेप्ट हम पहले नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें डिमोटिवेट नहीं होना, हमें मोटिवेटेड रहना है कि ये चैप्टर हम कर सकते हैं। वरना अगर हायर लेवल का एक भी कॉन्सेप्ट, वो बीच का जो ये दिया हुआ है ना इसमें बेटा, ये देखो यहाँ देखो, इसने कुछ कहानी बताई है, ये डेल्टा वेल्टा करके कुछ चीजें दी है, वो थोड़ा सा हायर लेवल है, तो हम उसको स्किप करके चल रहे हैं। हम सोच रहे हैं पेपर बनाने वाला हमारे हिसाब से ही बनाएगा और हमें अच्छे क्वेश्चन देगा। नहीं नहीं नहीं, तो बाकी का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज जितना पढ़ा है एक बार फॉर्मूलाज देख लेना, जितने क्वेश्चन किए उसमें उसका इंप्लीमेंटेशन देख लेना कैसे किया है। कल की क्लास में हम प्रोडक्ट रूल के आगे के रूल्स भी पढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे।